हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए विगत वर्षों में जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। याद रखिएगा, 2020 के बाद 2021 का आपका एग्जाम नहीं हुआ था। इसके बाद 2022 और 2023 का एग्जाम हुआ था। तो 2022 और 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सबको पहले करवा दिया गया है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ में यदि आप कमेंट करेंगे तो 2022 और 2023 के पेपर भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 23:7, ऑप्शन बी 25:7, ऑप्शन सी 22:7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है म्यूजिक। म्यूजिक जब भी शब्द इस प्रकार से कोई भी शब्द आएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात होना आवश्यक है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं आपके, वो कितने खानों में बनते हैं। तो सबसे पहले यम देखेंगे तो यम आपका 5 खाने में बनेगा, यू 4 खाने में, एस 4 खाने में, आई 1 खाने में और सी 4 खाने में। इस प्रकार से इन सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 1 10 4 14 4 18 18 आपके ये कुल टोटल खाने हो जाएंगे। इसके बाद हमें ज्ञात है कि प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ते हैं। तो यम और यू के मध्य एक खाने का स्थान छोड़ेंगे, यू और एस के मध्य एक खाना, यस और आई के मध्य एक खाना, आई और सी के मध्य एक खाना। इस प्रकार से कुल 4 खाने और छोड़ जाएंगे। तो 18 + 4 ये आपके कुल टोटल खाने हो जाएंगे 22। ऑप्शन में देखेंगे 22 किस में दिया हुआ है, तो 22 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 22:7। ये जो 7 होता है, ये आपका अक्षरों की ऊंचाई को दर्शाता है, जो कि प्रत्येक कोई भी आप शब्द लिखेंगे, ये 7 खाने आपके बराबर रहेंगे। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा, 22:7। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। यहाँ पे साधारण मापनी दिया हुआ है। याद रखिएगा, जब भी साधारण मापनी या साधारण पैमानक है, तो उसमें हम कुल टोटल 2 ही प्रकार के मापे दर्शा सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। जब भी विकर्ण मापनी की बात की जाए तो विकर्ण मापनी में हम सिर्फ 3 ही प्रकार के मापे दर्शा सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि साधारण मापनी में हमने देखा, साधारण मापनी में 2 प्रकार के माप को दर्शा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें या यूनिट अंकित कर सकते हैं? ऑप्शन ए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर या मीटर, ऑप्शन डी केवल मीटर। याद रखिएगा, विकर्ण मापनी आपके प्रश्न नंबर 2 के खा में पूछा जाता है। यदि 2 के खा में विकर्ण मापनी हर वर्ष पूछा जाता है, जिसमें से यदि आपने विकर्ण मापनी को सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें से ये जो पहला खाना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी खाने में सभी कार्य किए जाते हैं। यदि यूनिट आपकी किलोमीटर में है तो ये कुल टोटल दूरी जो रहेगी ये किलोमीटर में रहती है। फिर यहाँ पे हम हेक्टोमीटर में दर्शाते हैं और इस तरफ हम डेकामीटर दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे किलोमीटर दर्शाया जाएगा और ये वाला भाग में हेक्टोमीटर और इस वाले भाग में डेकामीटर को दर्शाते हैं। और यदि इसी में आपकी यूनिट यदि किलोमीटर में ना होकर यहाँ पे जो यूनिट है ये कुल टोटल यूनिट आपके मीटर में दी होती तो ये मीटर रहता है। और इस तरफ यहाँ पे हम सेंटीमीटर को दर्शाते हैं और यहाँ पे हम फिर मिलीमीटर को दर्शाते हैं। इस प्रकार से आपके मीटर में ये तीनों रहते हैं। विकर्ण मापनी जब भी आप सॉल्व करेंगे तो विकर्ण मापनी में आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। विकर्ण मापनी में जब ये आप पहला खाना बनाते हैं तो इसी में सभी कार्य करने होते हैं। इसमें आप इस वाले भाग को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इसे बराबर भागों में बांटने के लिए आप इस तरह पर एक न्यूनकोण बनाएंगे और इसमें प्रकार की सहायता से 10 इस प्रकार से छोटे छोटे आप इसमें चाप लगा देंगे और ये चाप आप किसी भी नाप की ले सकते हैं। इसी प्रकार के और
ये जो अंतिम वाला भाग रहता है इसको आप इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसके बाद इन सभी पॉइंटों को इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये जो रेखा रहती है इसमें 10 हमें पॉइंट मिल जाएंगे और इन सभी पॉइंटों को हम इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। बिल्कुल इनके समांतर रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे। इसके बाद इस ओर का जब हम बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से खींचते हैं जो कि न्यून कोण रहती है, जो आप 30 अंश या 45 अंश की ले सकते हैं। इसमें फिर आप छोटे छोटे चाप रखेंगे। याद रखिएगा जितनी दूरी आप इस ओर रखेंगे उतनी ही दूरी आप इस ओर भी रखेंगे। यह दूरी आप अलग अलग भी रखते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। इसमें भी आपको 10 ही पॉइंट इस प्रकार से 10 चाप लगाने होते हैं। अंतिम चाप को आप यहाँ पे मिलाएंगे और शेष जो चाप है इनकी समांतर रेखाएं बिल्कुल आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो रेखा रहती है इसमें भी 10 बराबर हमें भाग मिल जाते हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को लेकर हम इन सबको आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देते हैं और ये हमारा बेसिक ग्राफ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। और फिर बाकी ये जो भाग होता है इस भाग को भी हम इस प्रकार से दर्शाकर ये हमारा ग्राफ बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर ये तीनों प्रकार की मापें को दर्शा सकते हैं। और ये प्रश्न आपका 2011 और 2015 या अर्थात 2 बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 है। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन ए 1/50, ऑप्शन बी 1/48, ऑप्शन सी 1/400, ऑप्शन डी 1/100। याद रखिएगा आपके एग्जाम में हर वर्ष निरूपक भिन्न से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए निरूपक भिन्न को आप अच्छे से सीख लें। यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ग सेंटीमीटर और 64 वर्ग मीटर। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं जिसमें वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिखा होता है तो इनकी ये यूनिट होती हैं। इस यूनिट को पहले हम सेंटीमीटर या फिर मीटर में चेंज करते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे जो 4 की वर्ग सेंटीमीटर लिया हुआ है इसे हम अंडर रूट लेंगे। जब अंडर रूट किसी चीज़ का इस प्रकार से 4 वर्ग सेंटीमीटर का लेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर का 4 को यहाँ पे हो जाएगा 2 और सेंटीमीटर यहाँ पे बचेगा सेंटीमीटर में, अर्थात ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 64 वर्ग मीटर है। तो इसका हम अंडर रूट इस प्रकार से लेंगे 64 वर्ग मीटर का, तो वर्ग मीटर तो ये हमारा निकल के आएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो अंडर रूट 64 का 8 हो जाएगा 8 मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि जब भी निरूपक भिन्न ज्ञात करते हैं तो दोनों ओर की जो यूनिट होती हैं अर्थात जो इनकी इकाई होती हैं वो समान होनी चाहिए। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 100 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 800 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर ये निकल के आया आपका 800 सेंटीमीटर। तो ये छोटा मान होता है, ये आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से ये छोटा मान होता है, इसे हम हमेशा अंश में रखा जाता है तो ये ऊपर रहेगा। और बड़ा मान जो भी निकल के आता है उसको हमेशा हर में रखते हैं, अर्थात 2/800 हो जाएगा। इससे इसे भाग करेंगे 2 चौको 8, अर्थात इसका आंसर 1/400 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो 1/400 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और है जो कि निरूपक भिन्न से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न होगा। ऑप्शन ए 1/60, ऑप्शन बी 1/90, ऑप्शन सी 1/400, ऑप्शन डी 1/300। जब भी निरूपक भिन्न में आपको यहाँ पे पुनः देखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर इकाई है और यहाँ पे वर्ग मीटर है। तो इन सबका जब हम अंडर रूट लेंगे 9 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा बराबर 144 का करेंगे अंडर रूट तो ये 12 निकल के आएगा और वर्ग मीटर आपका यहाँ पे मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इस मीटर को हम सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 100 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये छोटा मान आपका अंश में रहेगा तो 3 ऊपर रहेगा और 1200 ये आपका नीचे निकल के आएगा। इसके बाद 3 का भाग 1200 में देंगे, 3 चौको 12 अर्थात 400 बार जाएगा तो आपका आंसर इसमें निकल के आया 1/400। राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1/400 और ये प्रश्न आपका 2012 और 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? ऑप्शन ए 2/120, ऑप्शन बी 1/60, ऑप्शन सी 1/250 या ऑप्शन डी 1/500।
तो यहाँ पे जो मान दिया है यहाँ पे 5 मीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो इनकी इकाई देखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर है और ये मीटर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर बराबर 5, और ये मीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 5 इंटू 100, अर्थात मान हो जाएगा इसका 500। अब यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर जो कि छोटा है, तो इस 2 सेंटीमीटर को हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे 500 का मान। तो 2 का भाग जब 500 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 0, अर्थात इसका मान निकल के आया 1/250। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका सी, अर्थात 1/250। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी नहीं होती, ऑप्शन डी मिलीमीटर। तो याद रखिएगा, जो आपका निरूपक भिन्न होता है, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती है। बात आपको इसमें याद रखना है, जो निरूपक भिन्न की इकाई होती है इसे हमेशा हम समान करते हैं या फिर बराबर करते हैं, तभी इसका मान निकल के आता है। किंतु यदि इकाई की बात की जाए, जैसे अभी आपने पिछले 2 प्रश्न किए जिसमें आंसर आपका 1/400 निकल के आ रहा था, तो इकाई का अर्थ होता है कि यहाँ पे 1/400 के बाद क्या यहाँ पे सेंटीमीटर में लास्ट मान निकलता है, तो क्या सेंटीमीटर इकाई इसकी लगानी चाहिए? तो इसकी इकाई नहीं लगाते हैं, इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखेंगे 1/400, ये आपका आंसर होगा। यदि आपने 1/400 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दिया तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, जो निरूपक भिन्न है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ऑप्शन बी 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ऑप्शन सी 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ऑप्शन डी 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त जो तीनों रेखाएं आपकी रहेंगी, इनमें जो कोण का मान होता है वो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का रहता है, अर्थात राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब भी समपरिमाण मापनी बनाएंगे तो तीनों रेखाओं का योग आपका 180 अंश पहुंचना चाहिए। तो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का ऐड करेंगे तो ये तीनों आपकी 180 अंश पहुंचेंगे, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न अर्थात आरप क्या होगा? ऑप्शन ए 3/5000, ऑप्शन बी 1/50, ऑप्शन सी 1/60, ऑप्शन डी 1/500। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको ज्ञात है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो हमारा मीटर है इसको पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 100 का गुणा करते हैं, तो ये मान हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो 5 को हम ऊपर रखेंगे और 300 को नीचे रखेंगे, अर्थात 5/300 हो जाएगा। 5 का भाग 300 हम देंगे, 5 × 30, अर्थात इसका आंसर निकल के आया अपना 1/60। ऑप्शन में देखेंगे 1/60 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन ए 1/60, ऑप्शन बी 1/50, ऑप्शन सी 1/40, ऑप्शन डी 1/30। और ये प्रश्न आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न आपके करवाए जा रहे हैं ये किसी न किसी वर्ष परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर है, किंतु हमारे मेहनत के लिए आप एक लाइक अवश्य करें। देखते हैं आज इस वीडियो में कितने लाइक आप करते हैं। 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का यहाँ पे निरूपक भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1 इंटू इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे है 2.5, तो ये आएगा आपका ऊपर रहेगा 2.5 और नीचे मान हो जाएगा 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, मान ये आपका आ गया 25/1000। अब 25/1000 का भाग इसमें करेंगे तो ये 25 चौको 100 और जीरो बढ़ेगा तो ये मान निकल के आएगा आपका 1/40। राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी 1/40। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन ए लघुअक्ष, ऑप्शन बी दीर्घअक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि।
दीर्घवृत्त से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। याद रखिएगा, ये आपका दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनता है। दीर्घवृत्त के दोनों वक्रों को से होकर जो रेखा इस प्रकार से ये जाती है, इसे हम दीर्घच कहते हैं। और इस दीर्घच को जो रेखा समलंबवर्धक करती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती हुई इस प्रकार से जाती है, उसे हम लघुवच कहते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घच और लघुवच कितने अंश का कोण बनाती हैं या एक दूसरे को कितने अंश पे काटती हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं, ये समकोण बनाती हैं। दूसरी बात याद रखना है कि दीर्घच पर दो नाभियां स्थित होती हैं, जो कि N1 या N2 से हम प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों वक्रों को स्पर्श करते हुए जो रेखा जाती है, मान लीजिए ये कोई रेखा इस ओर से गई या दूसरी रेखा इस ओर से गई, तो ये जो रेखा होती है जो स्पर्श करते हुए जाती है, इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र को स्पर्श करती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ किसको स्पर्श करती है, तो उसके वक्र को स्पर्श करेगी। दूसरा पॉइंट याद रखना है, स्पर्श रेखा पर एक रेखा इस प्रकार से लंब होती है और इस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। साथ में स्पर्श रेखा और ये अभिलंब एक दूसरे के साथ यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हैं या फिर समकोण बनाती हैं। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है दीर्घवृत्त से रिलेटेड। इस प्रश्न में स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करेगी, तो आपने देख लिया ये जो स्पर्श रेखा थी हमारी, ये कहाँ पे स्पर्श कर रही है, इसके वक्र को स्पर्श कर रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसके वक्र को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। और ये प्रश्न आपका 2013 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए घन को, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी संपाश, ऑप्शन डी सूची स्तंभ। किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। यदि बात की जाए घन में, तो घन जो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार आकृति का बनता है। आपका घन कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक घन की जो आकृति होंगी वो किस प्रकार से हैं, वर्गाकार हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घन में किस प्रकार के फलक होते हैं, तो घन में वर्गाकार फलक रहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया है शंकु। शंकु यदि बात की जाए तो जो शंकु आपका होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसका ऊपरी फलक देखेंगे तो त्रिभुज का आकार का है और नीचे के जो फलक देखेंगे वो दीर्घवृत्ताकार के आकार का है। तो जो शंकु होता है इसके ऊपरी फलक या त्रिज्या फलक आपके त्रिभुजाकार होंगे और नीचे का फलक आपका दीर्घवृत्ताकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है संपार्श। यदि संपार्श की बात की जाए तो संपार्श से जितने भी बनते हैं उन सब के जो फलक कैसे होते हैं, आयताकार आपके होंगे। और संपार्श के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का ये संपार्श बना हुआ है, तो संपार्श से रिलेटेड आपको याद रखना है कि संपार्श का जैसा ऊपरी सिरा होगा उसी आकार का नीचे का भी सिरा होगा। यदि इसमें देखेंगे ऊपरी सिरा या त्रिभुजाकार है तो नीचे का सिरा भी त्रिभुजाकार होगा। यदि संपार्श में किसी आकृति का ऊपर के सिरा आपका वर्गाकार है तो नीचे भी आपका वर्गाकार संपार्श होगा। साथ में संपार्श के जितने भी फलक होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, आयताकार फलक बनेंगे। तो इसमें पूछा गया है आयताकार फलक किस में बनेंगे, तो आयताकार फलक संपार्श में बनते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सूची स्तंभ का। सूची स्तंभ आपको याद रखना है, सूची स्तंभ के जितने भी फलक होते हैं वो सभी फलक त्रिभुज के आकार के अर्थात इस प्रकार से बनते हैं। सूची स्तंभ के सभी फलक त्रिभुजाकार होंगे और सूची स्तंभ की एक नोक होती है जिसको हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देखेंगे, यदि आधार HP की समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म संपार्श का अनुविच्छेद क्या होगा। पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद जो होता है वो समपंचभुज के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में आप याद रखें, यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम में आप सर्च करें अनुराग YT एडिट और वहाँ पे सर्च करके इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में 4.4K इस समय मेंबर जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, एक घन के कितने फलक होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। याद रखिएगा, घन आप देखेंगे तो घन की आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, जिसमें से यदि आपसे फलक पूछे तो फलक की संख्या आपकी 6 रहेगी। फलक आप देखेंगे तो ये देखिए पहला फलक,
ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक। इसके बाद आपके 4 फलक ये हो गए, एक ऊपर फलक रहता है, एक नीचे फलक रहता है, तो कुल टोटल 6 फलक ये हो जाते हैं। और यदि आपसे किनारा पूछे तो किनारा आपके 12 रहते हैं, और शीर्ष पूछे तो शीर्ष की संख्या आपकी 8 रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। याद रखिएगा, घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो आपका वर्गाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए सूची स्तंभ, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी घन। याद रखिएगा, यहाँ पे त्रिभुजाकार फलक पूछा गया है। त्रिभुजाकार फलक हमेशा सूची स्तंभ के रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न आपका 2011 और 2016 में पूछा गया था। शंकु की बात की जाए तो शंकु आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऊपरी फलक त्रिभुजाकार और नीचे दीर्घवृत्ताकार होगा। घन में प्रत्येक फलक आपका वर्गाकार रहता है, और गोला का प्रत्येक फलक आपका गोलाकार या फिर वृत्ताकार रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोले का उच्छेद व अनुच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए आयत बटे वर्ग, ऑप्शन बी वृत्त बटे वृत्त, ऑप्शन सी वृत्त बटे त्रिभुज, ऑप्शन डी वृत्त बटे वर्ग। याद रखिएगा, जो गोला होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है। यदि इसे आप ऊपर से देखेंगे तब भी ये आपका वृत्त की ओर नजर आएगा, और सामने से देखेंगे तब भी ये वृत्त की तरह ही नजर आएगा। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा वृत्त बटे वृत्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में वृत्त बटे वृत्त दिया हुआ है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी पिरामिड, ऑप्शन डी प्रिज्म। यहाँ पे किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार फलक आपके पिरामिड में होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिरामिड की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। आपको याद रखना है, इसके प्रत्येक कोने से होते हुए जितने भी इसके कोने होते हैं वहाँ से इस प्रकार से त्रिभुज बनते हैं, और ये इस प्रकार से कुछ आपका पिरामिड बनता है। तो इसके त्रिभुजाकार फलक आप देखेंगे तो ये सभी त्रिभुजाकार फलक हैं जो कि आपके पिरामिड के मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 2012 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वर्गाकार कोई प्रिज्म है उसमें कितने आयताकार फलक होंगे। तो याद रखिएगा, आपका कोई मान लीजिए ये कोई आयताकार इस प्रकार से प्रिज्म बना हुआ है, इसमें आयताकार फलक पूछेंगे तो आयताकार फलक इसमें कितने हो जाते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए, ऊंचाई बराबर बी, इसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन ए 2ab, ऑप्शन बी ab, ऑप्शन सी 2 इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई एक आयताकार इस प्रकार से आयताकार फलक बना हुआ है, जिसमें इसकी एक भुजा मान लीजिए, इसकी ये भुजा आपकी ए है और ऊंचाई इसकी बी दी हुई है। तो इस आयताकार फलक का परिमाप आपको पता है कि किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो यदि ये आपका ए है तो इसके सामने वाला भी भाग ए होगा, और बी है तो ये वाली भाग भी बी होगी। अर्थात लंबाई इसकी हो जाएगी ए, और ए को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगी, चौड़ाई को ऐड करेंगे तो इसकी बी प्लस बी हो जाएगी। ए और ए मिलके ये आपके 2a हो जाएंगे, और बी प्लस बी मिलके ये 2b हो जाएंगे। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इंटू ए प्लस बी आपका बचेगा। 2 इंटू ए प्लस बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, खट भुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। खट भुजाकार संपार्श्व पूछ रहा है, तो जब भी संपार्श्व की बात आए तो संपार्श्व में उतने ही फलक होंगे जितने की उसकी आकृति का नाम होगा। तो यहाँ पे खट भुजाकार कह रहा है, तो खट भुजाकार का मतलब होता है जिसमें 6 भुजाएं हों, और उसमें आयताकार फलक भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्गाकार प्रिज्म संपार्श्व का अनुविच्छेद एवं उच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? तो यहाँ पे कोई इस प्रकार से एक वर्गाकार प्रिज्म है, इस प्रिज्म का आपका अनुविच्छेद एवं उच्छेद बताना है।
तो इस अनुविच्छेद होता है जब किसी चीज़ को हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, वर्ग की आकार के दिखेगा, लेकिन सामने से देखने पर ये कैसी आकृति दिखेगी, इसकी आकृति कुछ आपको इस प्रकार से आयताकार दिखेगी। तो यहाँ पे वर्ग बटे आयत ये बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग बटे आयत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ये प्रश्न 2014 और 2020 के परीक्षा में पूछा गया है। वे कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन ए धरातल, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन सी क्षैतिज समतल, ऑप्शन डी चित्रतल। याद रखिएगा, जो आपका अनुविच्छेद होता है, अनुविच्छेद आपका क्षैतिज समतल पर बनता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है, ऊर्ध्वाधर समतल आपका उच्छेद के साथ बनता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, किसी वर्गाकार प्रिज्म पर अनुविच्छेद या शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी आयत, ऑप्शन डी त्रिभुज। यहाँ पे देखेंगे वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म जो है आधार पर खड़ा है। आधार पर जब कोई प्रिज्म खड़ा होगा तो वर्गाकार प्रिज्म का जो अनुविच्छेद होगा अर्थात शीर्ष दृश्य होगा वो कैसा होगा, आयताकार बनेगा आपका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप देखेंगे ये 2011, 12, 13 और 15 में पूछा गया है। प्रश्न है आपका, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 3 विमाएं एक साथ मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सममितीय विच्छेद में किस कोण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 50 अंश। और ये आपका 2011, 14 और 16 की परीक्षा में पूछा गया है। सममितीय चित्र जब भी आप कोई बनाते हैं तो सबसे पहले एक आधार रेखा इस प्रकार खींचते हैं, फिर एक 90 अंश की रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, फिर एक 30 अंश की सममित रेखा इस प्रकार खींचेंगे, इस ओर भी 30 अंश की रेखा खींचते हैं। तो वहीं पे ये पूछा गया है कि सममितीय विच्छेद चित्रण में किस कोण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे भी 30 अंश का प्रयोग करते हैं और इस ओर भी 30 अंश का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर ये है 28। मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी समलंब, ऑप्शन डी सम अष्टभुज। मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट जब देखते हैं तो साधारण ईंट कुछ इस आकृति की होती है, जिसमें से इसकी आकृति आप देखेंगे तो ये एक आयताकार दिखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयत का। जब भी मकान बनवाने में कोई आप साधारण ईंट का प्रयोग करते हैं तो उसे आप सम्मुख दृश्य अर्थात सामने से देखेंगे तो वो एक आयत की तरह ये दिखता है। आपके जितने भी 2011 से 2020 तक प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया गया है। और याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों की आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करें अनुराग वाईटी एडिट, एक चैनल आएगा उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में आप याद रखें, इस वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। किसी प्रश्न रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि आपसे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।